चलिए, तो ये HDFC वाला केस कंप्लीट, पता चला इसमें क्या हो रहा था। अब लास्ट केस देख लेते हैं, ये भी और इंटरेस्टिंग है। दिस इज हल्दीराम, पेज नंबर 19 पे ये दिया हुआ है। तो हल्दीराम वाला मैटर पहले शॉर्ट में बताता हूँ, फिर उसका केस आपको गूगल पे बता देता हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वो हल्दीराम का जो बिजनेस है वो स्टार्ट करने वाला एक इंडिविजुअल है। अभी ये राजस्थान से बिजनेस शुरू हुआ, बीकानेर से, ठीक है। तो वो बीकानेर से जो बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी जो जनरेशन आगे बढ़ती गई, जो मेन पर्सन है इसको हल्दीराम बोला जा रहा है, जिनके नाम पे ब्रांड है, तो उनकी सेकेंड जनरेशन आई, फिर उनकी थर्ड जनरेशन आई। तो उसमें ना भाई 2-3 बेटे हैं, उनके बच्चे हैं, तो फैमिली ट्री बढ़ता गया। तो फैमिली ट्री बढ़ता गया तो बाद में फिर ऐसा हुआ ना, काम को लेकर डिस्प्यूट भी हो रहा है कि कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे। तो एक पॉइंट पे उन्होंने डिसीजन ये लिया, तब के टाइम में, देखो तब ग्लोबलाइजेशन और इसमें नेशनलाइजेशन हुआ नहीं था, ये 1950s और 60s की बात हो रही है। तो उस टाइम पे 1937 1940 से हल्दीराम का बिजनेस चल रहा है। तो दिस इज लाइक जब 50-60s में पहुंचा ना, तो एक पॉइंट पे इन्होंने डिवीजन टेरिटरी वाइज कर दिया फैमिली में। वो कजिन्स के झगड़े हो गए फिर कि भाई कौन बिजनेस चलाएगा कौन चलाएगा। तो जो हेड ऑफ द फैमिली, उन्होंने बोला भाई काम करो, झगड़ा मत करो, बहुत बड़ा इंडिया है, टेरिटरी वाइज बांट लो। तो पहले ये शुरू हुआ बीकानेर से, बाद में पहुंचा कोलकाता, कोलकाता से पहुंचा नागपुर, नागपुर से पहुंचा दिल्ली। तो इन्होंने ना 2-3 भाइयों में टेरिटरी बांट दी। कोलकाता वाला जोन एक भाई को दे दिया, नागपुर वाला जोन एक भाई को दे दिया, दिल्ली बीकानेर वाला एक को दे दिया, ऐसे बांट लिया। तो उस वजह से टेरिटरी वाइज बिजनेस बढ़ गया। अब एक पॉइंट तक तो ये सब ठीक था, जब तक इतना नेशनल लेवल पे चीजें बढ़ी नहीं थी। आज की डेट में क्या टेरिटरी कवर करना कोई बड़ी बात है? आज तो ऐसा 20 कंट्री कवर कर सकते हो। तो ये नागपुर कोलकाता दिल्ली ऐसे बांट दोगे तो लॉन्ग टर्म में तो ये चलने वाला नहीं है। अच्छा, इसमें सब ब्रांडिंग भी बहुत हुई। एक हल्दीराम वाला जो ब्रांड है, हल्दीराम, उसमें नीचे नागपुर लिखा होता है, आप देखना उसके पैकिंग पे। एक हल्दीराम्स में नहीं लिखा होता है, एक का लोगो रेड कलर का, एक को येलो कलर का, ऐसा भी है। एक बीकाजी भुजिया है, बीकाजी वाला हल्दीराम ही है, जो मैंने बोला कि कजिन्स में बिजनेस बटा है। तो एक भाई ने नाम बीकाजी रख लिया, उसका IPO भी निकाल दिया, अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर ले लिया। तो ये एक ही फैमिली है, तो बिजनेस वही है ना, सारा सेम ही है। तो जो रेसिपी है वो दादाजी की है, पूरा फैमिली बिजनेस अभी उसको यूज कर रहा है। तो मेन जो हल्दीराम जी है, उन्होंने जो बिजनेस आगे बढ़ाया, उसको फिर एक पॉइंट पे जो डिस्प्यूट में गया ना, तो बंटवारा कर दिया। तो एक नागपुर फैमिली हो गई और एक जो है कोलकाता फैमिली हो गई, दिल्ली फैमिली हो गई, वैसे चल रहा है। तो ये थोड़ा बेसिक आपको पता चलेगा ना, तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये ब्रांड नेम को लेके फैमिली में झगड़ा है, और वो होने ही वाला है। इतना बड़ा बिजनेस और सब ऐसे एकदम प्यार से शांति से मिल बांट के चला रहे हो, जबकि भाई हैं, वो होने वाला नहीं। वो आपस में कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगा तो झगड़ा होने वाला है। तो पहले उस जमाने में टेरिटरी वाइज बांट दिया था, उसी बेसिस पे चल रहा था। फिर बाद में इसमें ये सब जो चीजें हुई, डीमर्जर हुआ, कॉम्बिनेशन हो, इसकी बात अपन कर रहे हैं। तो फैमिली ट्री समझ लो, शॉर्ट पॉइंट है, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उनकी फैमिली का मामला अपने क्या करें, जितना अपने को एग्जाम में रिलेट होगा अपन उतना ही देखेंगे। हाँ, लंच टाइम हो रहा है, बात हल्दीराम की हो रही है। नहीं, इसका हल्दीराम का है और जो भुजिया से उसमें कॉटन का तेल, हाँ, और वो आलू से है ना, देखो डिमांड में जाते हैं हमारे घर में भुजिया से खाते हैं, इसी का ब्रांड है। हाँ, तो भुजिया से आलू से पहले वो खाती थी, ये पनीर से सब कनेक्टेड। देख लो, ये है हिस्ट्री हल्दीराम की, टेरिटोरियल डिवीजन कैसे किया। ये है मिस्टर हल्दीराम, हाँ, ये ओरिजिनल दादाजी जिन्होंने रेसिपी बनाई। हाँ, मैं इनकी आएगा पहुंचे। हाँ, दे एक्चुअली इसकी हिस्ट्री जो मैं केस स्टडी देख रहा था ना, पूरी इसकी एक केस स्टडी आपको शेयर भी कर दूंगा, अपने पास केस आया तो आपको देखने मजा भी आएगा। इनकी फैमिली का बिजनेस था ये भुजिया सेव, बीकानेरी सेव। तो तब के टाइम में ना वो एक स्टैंडर्ड कॉमोडिटी थी, मतलब मार्केट लगता था बीकानेर में, तो 100 लोग सेम सेव बेच रहे हैं, कोई फर्क नहीं। और लूज बिकती थी, वो बोरी में रखी हुई है, आप भरो उसको, पैक करा लो, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम जो भी चाहिए, ठीक है, तो वो आप वहाँ पे पैक करा लो। तो उसके ऊपर आपको मतलब कुछ यूनिकनेस कुछ नहीं है। तो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, सेम ही है। ये सब्जी बेचने वाली बात हो गई कि इस ठेले से खरीद लो, उस ठेले से, सेम हो गया। अब इन्होंने इनके भी फादर और ग्रैंडफादर का यही काम था
वो लोग भी वो मार्केट में ये सेव का बिजनेस करते थे और बना के, मतलब छोटा किचन हो गया ना, जैसे अपना फरसान की दुकान होती है वैसा, तो वहाँ सेव बना रहे हैं और फिर मार्केट में बेच रहे हैं। अब इन्होंने सोचा कि सब लोग सेम चीज बेच रहे हैं तो फर्क क्या है, मतलब बाकी सेव में मेरी सेव में कोई वेरिएशन ही नहीं। अच्छा वो सेव एक तो लूज बिक रही है तो उसकी वैल्यू नहीं क्रिएट होगी, भाई तू नहीं बेचेगा दूसरे से ले लेंगे, ना भाव बढ़ा सकते हैं, ना क्वालिटी में कुछ फर्क है, ना कोई ब्रांडिंग है। तो इन्होंने सोचा कि इसमें कुछ चेंज करते हैं उसकी रेसिपी में, इसको और बेटर बनाते हैं। तो ही ट्राइड मेनी थिंग्स, वो दाल का मिक्सचर और वो सब चेंज किया। फिर वो जो मोठ दाल आती है ना उसको उन्होंने यूज किया, पहले बेसन की सेव बनती थी, ये इसकी हिस्ट्री है। तो बेसन के बदले दाल यूज की और बहुत सारी रेसिपी ट्राई करने के बाद ये दाल से जो सेव बनी ना उसका टेस्ट, उसकी क्रिस्पीनेस, क्वालिटी बाकी सेव से बहुत बेटर थी। तो इनको लगा कि अब जैकपॉट लग गया अपना, अब जब मैं मार्केट में सेव बेचूंगा तो 10 दुकानों पर टेस्ट करके, जब कस्टमर खरीद के टेस्ट करके लेके जाते थे ना, अपने यहाँ पौंक नहीं बिकती, वैसा हो गया, पौंक का दाना टेस्ट किया, फिर 2-4 पीस तो अपन वैसे ही खा लेते हैं वहाँ टेस्ट करने के चक्कर में, ये महंगी इतनी है ना, जितनी 1-2 पीस खाने को मिल जाए ठीक है। तो वो उन्होंने यहाँ पे कर दिया। अब जब टेस्ट बेटर है, कस्टमर टेस्ट कर रहा है तो उसको पता चल रहा है डिफरेंस है, तो जो प्राइस पे बाकी लोग बेच रहे थे ना उन्होंने 20-25%, 50% ज्यादा रेट में बेचनी शुरू की तो भी बिकनी शुरू हो गई। फिर इन्होंने सोचा कि लूज बेचने से बेटर है कुछ ब्रांडिंग पैकिंग करते हैं। एक पैकेट में एक प्रोडक्ट दिखता है ना और एक खुला प्रोडक्ट होता है ना, उसमें थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर का फर्क पड़ता है। आप गेहूं आटा खरीदने जाते हो तो किराने की दुकान में बोरी रखी होती है, इसमें से बेसन भर लो, पैक करके दे दो। एक होता है ब्रांड का पैकेट वाला बेसन होता है, तो लगता है ये ब्रांडेड है, साफ सुथरा होगा, पैक्ड है, क्लीन होगा, ठीक है, हाँ, तो वो ब्रांड आता है, तो उसका पैसा भी ज्यादा लगता है, फिर भी अपन देते हैं। तो इन्होंने वो स्टार्ट किया, फिर एक नाम दे दिया, हल्दीराम का ब्रांड दे दिया उसको। अब सबके दिमाग में बैठ गया हल्दीराम की सेव खानी है, बाकी सारी लोकल का कोई ब्रांडिंग ही नहीं, कोई यूनिकनेस नहीं। तो जो वो डिफरेंशिएशन अपने बात कर रहे थे ना कि बाकी ब्रांड से अलग दिखना है, तो वो इन्होंने यहाँ पे किया। तो ये स्टार्ट इन्होंने किया। अब इसके बाद जो इनकी फैमिली है आगे डिवाइड होती गई। यहाँ पे एक बीकानेर वाली कैटेगरी फैमिली अलग हो गई, एक को ये कोलकाता वाला जोन दे दिया। अब दोनों ऑपोजिट एंड हो गए ना, कोलकाता कहाँ पे और बीकानेर कहाँ पे, बोले तो वहां जाके बिजनेस बढ़ा, यहाँ शांति रहेगी, झगड़ा नहीं चाहिए तुम लोगों का, तो आधा इधर आधा उधर। अब ये इनके डिसेंडेंट सारे जो कोलकाता वाला ब्रांड संभाल रहे हैं। बीकानेर वाली जो फैमिली थी इन्होंने फिर आगे नागपुर में जो है एक्सपांशन किया। अब नागपुर में मिठाइयाँ शुरू करने वाले ही ये है, ये जो अपन मावे की मिठाइयाँ, दूध की मिठाइयाँ खाते हैं ना, नागपुर में किसी को पता ही नहीं था ऐसा सब होता है। तो जो हलवा और ये सब चीजें होती है ना, दे वर द फर्स्ट वन जो उन्होंने नागपुर में जाकर मिठाई की दुकान खोली। तो महाराष्ट्र में, नागपुर में इसके पहले उनके ट्रेडिशन में मिठाइयों का कोई इतना टेस्ट नहीं था, ये रसगुल्ले, गुलाब जामुन उनको पता भी नहीं थी। इन्होंने जाके वहाँ पे शुरू किया, एक नया टेस्ट डेवलप किया, अच्छी बड़ी दुकान खोली और लोग आने लगे तो उनको पसंद आने लगा। उसके बाद वहाँ मिठाइयों का ट्रेंड शुरू हुआ इनकी वजह से। तो पायनियर बोल सकते हो, वो जोन में मिठाइयों का कोई ट्रेंड ही नहीं था, तो इनकी वजह से शुरू हुआ। तो एक ये नागपुर वाली फैमिली हो गई। अब यही लोग बीकानेर का बिजनेस भी संभाल रहे हैं, यही लोग दिल्ली भी चले गए। तो एक ग्रुप जो है ना वो बंगाल वाले जोन में और एक ग्रुप ये नागपुर दिल्ली वाले जोन में, इस तरीके से चल रहा था। फिर इनके बीच में भी कुछ खिटपिट चल रही होगी, डिस्प्यूट काफी चले, बट ब्रांड नेम इन्होंने मतलब बचा लिया वैसा है, तो एकदम वो बिखर नहीं गया। तो ब्रांड नेम तो उल्टा बड़ा होता गया। आज 8-10 हजार करोड़ की कंपनी वैल्यूएशन है, इतना बड़ा ब्रांड तो इंडिया में डोमिनोज का भी नहीं, जितना हल्दीराम का सेल है, ये वैसा है। तो उस हिसाब से ये बाइफर्केशन है जिस वजह से बिजनेस इस तरीके से डिवाइड हुआ। केस के लिए जानना जरूरी है, तो आपको बात समझ आएगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब देख लो केस में, देख लो, ज्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाते। जो कंपनीज के नाम दे रखे हैं वो देखना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, रिलेट भी हो जाएगा। यहाँ थोड़ा लिख के बता देता हूँ क्या है। एक इमेज थी उसमें मेंशन किया हुआ था, दिखता है। नहीं, ये बेटी भी है शायद। नहीं, मैं आपको इसकी वो केस स्टडी का वीडियो भेजूंगा, आप देखना, काफी इंटरेस्टिंग है वो। कहाँ चला गया? इमेज चाहिए तो न्यूज लेटर खोल रहे हो। चलो जाने दो, लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, अब देखो, जो यहाँ पे कंपनीज की बात हो रही है ना, पहले कंपनी समझ लो कौन सी है। एक कंपनी का नाम है हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, HSPL शॉर्ट में बोल रहे हैं। ये जो कंपनी है HSPL, ये अपनी वो दिल्ली वाली फैमिली, दिल्ली बीकानेर जो संभाल रही थी ना, वो वाली फैमिली वैसा है। और एक कंपनी है दैट इज
HFPL, ये है हल्दीराम फूड्स, ये है हल्दीराम स्नैक्स। देखो नाम भी इतने सिमिलर रखे हैं, हाँ ना, वैसा है। ये नागपुर वाली फैमिली है, तो दो अलग अलग कंपनीज बना रखी है। अब देखो हल्दीराम जो बिजनेस कर रहा है उसमें वो जो बीकानेरी सेव या भुजिया सेव से उन्होंने स्टार्ट किया वो तो चल ही रहा है, लेकिन वहां रुके थोड़ी, उसके बाद उन्होंने डाइवर्सिफाई कितना कर लिया। अब आज हल्दीराम के जो पैकेज फूड है, प्री पैक जो रेडीमेड मिलता है, वो पैकेज फूड का बिजनेस बहुत बड़ा है। ये लोग भी वो बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं, दोनों फैमिलीज कर रही है। इस HSPL के नाम से भी FMCG बिजनेस हो रहा है, पैकेज फूड, और ये लोग भी कर रहे हैं FMCG का बिजनेस। तो दो हल्दीराम है देखा जाए तो। अब एक पॉइंट पे इनको ये बात समझ आ गई कि भाई ये FMCG बिजनेस बहुत बड़ा है, बिकॉज इसमें ना पैकेज फूड आप पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसकी एक्सपायरी 3 महीने 6 महीने की होती है पैकेज फूड की, वो इमीडिएट खराब नहीं होता। एक होता है गरम समोसे कचौरी तल के देना, छोले भटूरे बना के देना, वो रेस्टोरेंट बिजनेस है। FMCG है, पैकेज फूड है, और हल्दीराम वर्ल्ड के 20 कंट्री में एक्सपोर्ट करता है आज की डेट में, इतना बड़ा बिजनेस है। तो एक पॉइंट पे दोनों फैमिली को ये समझ आया कि अगर हम अलग अलग ये FMCG बिजनेस चलाते रहेंगे तो ये उतना बड़ा नहीं बन पाएगा। अगर ग्लोबल लेवल पे फाइट करना है तो मजबूरी में से हमें एक होना पड़ेगा, समझ आए। अब इनका ना HSPL का स्नैक्स वाली जो दिल्ली फैमिली है, उनके FMCG इज वन ऑफ देयर बिजनेस। और भी चीजें भी तो कर रहे हैं, रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, छोले भटूरे बेच रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं, सब चल रहा है। इनका भी सेम है, इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ऐसा नहीं खाली FMCG है। FMCG इज वन ऑफ द बिजनेस ऑफ नागपुर फैमिली, FMCG इज वन ऑफ द बिजनेस ऑफ दिल्ली फैमिली। तो HSPL के मल्टीपल बिजनेसेस में से एक बिजनेस ये है, और इनमें भी सेम चीज है। इन्होंने ये सोचा कि इस बिजनेस के लिए हम साथ में आ जाते हैं, HSPL और HFPL, दिल्ली फैमिली नागपुर फैमिली, दोनों ने बोला कि इस बिजनेस को साथ में करते हैं, बाकी अपना अलग अलग चलने देते हैं जैसा चल रहा है, क्योंकि ये बिजनेस इंटरनेशनल है। बात समझ आई। अब ये करने के लिए पेपर वर्क कैसे होगा, तो पहले HSPL ने अपने सारे बिजनेसेस में से ये FMCG वाला जो है ना, इसको कर दिया डीमर्ज, ये डीमर्ज हो गया। HFPL ने अपनी कंपनी में से अपना FMCG बिजनेस जो है ना, उसको भी कर दिया डीमर्ज। बात समझ आई। अच्छा, अब ये इसमें से ये बेचारा FMCG अलग हो गया, ये FMCG अलग हो गया। अब ये दोनों FMCG भटक रहे हैं, बोले हमको कोई संभाल ही नहीं रहा, दोनों ने घर से निकाल दिया। बोले नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी है, तुमको संभालने के लिए तो घर से निकाल रहा है, तुम्हारे लिए नया घर बना रहे हैं, समझे। अब एक नया घर बनाया, नाम यही रखा है ना, नाम देखना। हाँ, इतने कंफ्यूजिंग है ये लोग, ये देवरानी जेठानी वाले झगड़े हैं इनके, और कुछ नहीं है, वैसे ही कुछ हुआ होगा। अब नई कंपनी बनाई, हल्दीराम स्नैक्स एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। बोला क्या करो, नाम तो कुछ ऐसा रखोगे कंफ्यूजन ना हो। हल्दीराम स्नैक्स अलग, ये दिल्ली वाली फैमिली, हल्दीराम फूड अलग, नागपुर वाली कंपनी। अब इन दोनों ने क्या किया, अपने FMCG बिजनेस को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ डीमर्जर तो हुआ, पहले डीमर्जर हुआ, फिर ये दोनों चीजों को ना, ये दोनों को यहाँ पे इन्होंने कर दिया कंबाइन। अब ये जो कंपनी बनाई ना, ये कॉम्बिनेशन है, तो ये तो मर्जर भी हो गया। बोले सर डीमर्जर का केस है कि मर्जर का केस है? दोनों केस है इसमें। पहले अपनी अपनी कंपनी में से एक एक बिजनेस को डीमर्ज किया, फिर वो दोनों बिजनेस को मिला के एक कॉम्बिनेशन बना दिया। अब ये जो HSFPL है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ FMCG बिजनेसेस ऑफ दीज टू कंपनीज। तो ऐसा नहीं कि दोनों कंपनी मर्ज हो गई, इन दोनों कंपनीज का एक एक बिजनेस मर्ज हुआ। तो पहले इसको करना पड़ा डीमर्ज, ये FMCG 1 बोल लो, ये FMCG 2 बोल लो। अब ये जो कंपनी है ना, इसमें सिर्फ ये दो बिजनेस ही मिक्स हुए, FMCG 1 + 2, समझ आए। अब दिल्ली फैमिली अपने बाकी के बिजनेसेस HSPL के नाम से ही चला रही है, एंड नागपुर फैमिली HFPL के नाम से चला रही है, ये वैसे चल रहा है। अब ये जो कंपनी बनाई ना HSFPL, विच इज अ कॉम्बिनेशन और अ मर्जर, इसमें इन दोनों कंपनीज के शेयर्स हैं, स्टेक है, वो इक्विटी जॉइंट वेंचर बोल लो, ऐसे हो गया। अब किसका कितना स्टेक है वो बोला है, दिल्ली वाले का स्टेक है इसमें 56%, और नागपुर वाली फैमिली का स्टेक है इसमें 44%। ये दिल्ली फैमिली और ये नागपुर फैमिली। ये देख लो आप, बस ये रिपीट कर लो। बोलो, ये समझ आए? तो ये हल्दीराम फैमिली की केस स्टडी है, बाकी और डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया ना, दो मर्जर, मतलब यहाँ पे दोनों में डीमर्जर भी हुआ
और वो जो डीमर्ज एंटिटी है ना उसका जाके कॉम्बिनेशन बन गया और ये दोनों एंटिटी ने इसमें स्टेक ले लिया। बात समझ आई? तो इन शॉर्ट ये दोनों फैमिलीज अपने अपने बिजनेस अलग चलाती है, लेकिन एफएमसीजी के लिए साथ में आ गए, एक तीसरी एंटिटी क्रिएट कर दी और उसमें दोनों ने स्टेक ले लिया। अब स्टेक इक्वल नहीं है, वो फिर उनका इंटरनल होगा किस बेसिस पे डिवीजन किया, लेकिन स्टेक दोनों का इतना है। तो ये पॉइंट है बस। तो ये केस कंप्लीट। वेस्ट बंगाल अलग चल रहा है, हाँ वो उधर ही, वो जोन ही अलग है। दिल्ली नागपुर वाले आपस में बिजनेस कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल वाला अलग चल रहा है वैसे।